इन दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री को। थोड़ा सा रिज्यूम हो गया था कुछ दिन, तो कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं क्या हमारा अप्रोच रहेगा। ठीक है, तो पहला तो ये है कि चूंकि गैप हो गया बहुत सारा, तो एक दो दिन में बहुत सारे बैक टू बैक वीडियो आएंगे, तो घबराना नहीं है कि कैसे करना है, क्योंकि फिर से गैप आ जाएगा। मैं थोड़ा सा अगले वीक विभागीय परीक्षा है, तो गैप लूँगा मैं 3-4 दिन। दूसरा था आपका ये, कुछ लोगों का कहना था कि सर लंबा वीडियो मत करिए, तो ठीक है 30-30 मिनट का मैं कर देता हूँ। कुछ टॉपिक बड़े रहेंगे ना, तो उसको मैं पार्ट जैसे होता है चैप्टर 2A 2B 2C कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको छोटे छोटे लेक्चर मिलते रहें। तीसरा प्लान है, कुछ लोग का डाउट था कि सर ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्या हम लोग करके, तो भाई क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन के बिना कैसे तैयारी होगी, है ना। लेकिन क्वेश्चन तभी करेंगे जब टॉपिक खत्म होगा, है ना। जैसे अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, आपके एक्सपांशन वाले पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक्सपांशन जैसे ही खत्म होगा, ब्रिटिश अंपायर का एक्सपांशन, फिर हम उसके क्वेश्चन करेंगे, प्रीलिम्स भी करेंगे, जो कि मैं लर्निंग थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर वाला सीरीज चला रहा हूँ उसमें। और सेकंड था जो मेंस के क्वेश्चन है वो करेंगे आपके इसी लेक्चर में, मतलब इसी लेक्चर सीरीज में, ठीक है। तो चलिए अपन, ये हो गया। तीसरा एक क्वेश्चन था, सर शॉर्टकट बताइए करके कुछ एस्पिरेंट बोले थे। तो शॉर्टकट मैं क्या करूँगा ना, सारे जो वॉर हैं ख़त्म हो जाएंगे तो एक टेबल टाइप का बना दूंगा और उसमें शॉर्टकट बता दूंगा, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। मेजरली आपको क्या याद रखना है मैं ब्रीफ करता हूँ। किसी भी युद्ध में ना, देखो चल क्या रहा है, चल ये रहा है कि जो ब्रिटिश लोग हैं, वो लोग अपना एक्सपांशन प्लान शुरू कर दिए हैं, है ना। पहले हमने क्या पढ़ा, मॉडर्न इंडिया में विदेशी लोग आए, कंपनियां लोग व्यापार करने आए थे, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, है ना, सब लोग आए थे। अब हुआ यहाँ पे क्या, सब लोग ने अपने अपने क्षेत्र वो कर लिए, यहाँ हम लोग व्यापार करेंगे। किसी ने सूरत में, किसी ने मसूलीपट्टनम में, किसी मद्रास में, किसी ने चंद्रपुर में, चंद्रनगर में, सब जगह अपना अपना खोल लिया प्लांट, ठीक है। लेकिन भाई कंपटीशन शुरू हो गया, है ना, हाँ, सबको ज़्यादा हिस्सा चाहिए। तो उनके बीच क्या हुआ, कंपटीशन हुआ, युद्ध हुए। तो अभी तक क्या हुआ है, फिर क्या हुआ कि बाकी जो पुर्तगीज थे, डच थे, डेनिस थे, वो तो सप्रेस हो गए। लेकिन आपके ब्रिटिश और फ्रेंच बचे हुए थे, दोनों थोड़े शक्तिशाली थे। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट चैप्टर तक आपके एंग्लो फ्रेंच वॉर में फ्रेंच लोग भी अब सप्रेस हो चुके हैं वॉन्डी वॉश के युद्ध में, ठीक है। और वो लोग सीमित हो गए हैं कहाँ तक, पौंडीचेरी में। अब बचा कौन, अब बचे ब्रिटिश, ठीक है। अब ब्रिटिश लोग अपना एक्सपांशन शुरू करते हैं। अब एक्सपांशन कैसे होगा, ये लोग अपने क्षेत्रीय जो राजा हैं ना, आपके मैसूर का जो राज्य है, आपके सिख राज्य हैं, मराठा राज्य हैं, उन सब पे कंट्रोल करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कैसे वो युद्ध होते हैं, कौन कौन सी संधियां हैं, यही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो होपफुली ये क्लियर है आपको। जैसे एंग्लो मैसूर वॉर है, उसमें आपको किसी भी वॉर में क्या याद करना है, कितने वॉर थे। तो जैसे जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, उसमें 4 युद्ध थे, 1 2 3 4। ईयर याद रखना होता है कब से कब हुआ था, 67 से 69, 80 से 84 सेकंड वाला, 89 से 92 और लास्ट है 99। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, उनको याद करना है, तो मैं पहले ब्रीफ कर देता हूँ। इस वाले युद्ध में क्या हुआ था, मद्रास की संधि हुई थी। इसमें क्या हुआ था, हैदराबाद जीत गया था, है ना। तो मद्रास की संधि हुई, क्या होगा हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दूसरे में आपका मैंगलोर की संधि हुई। तीसरे में आपका श्रीरंगपट्टनम की, ये जो लिखा है, ठीक है। तो मैंने इसको याद करने के लिए मल्टीमीडिया एसएमएस सर्विस होता है ना, इसीलिए मल्टीमीडिया एसएमएस इस टाइप का मैंने याद किया था, एमएमएस करके, है ना। आपका मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। तो ये आपको शॉर्टकट ऐसे कुछ कुछ बना के याद रखने हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे, ठीक है। चतुर्थ में तो आपका टीपू हार ही गए थे, तो क्या ही संधि होगी, है ना। उसके बाद मैसूर का विघटन हो गया था। तो चलिए क्विकली हम लोग देख लेते हैं। ये था आपका, तो पहले किस टाइप की पृष्ठभूमि थी वो देख लीजिए, ठीक है। तो जब ये वॉर हुआ, उस टाइम में क्या था, आपने देखा होगा कि हैदर अली आपके मैसूर में एक शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित हुए, है ना। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई, है ना, हथियारों के लिए कारखाने सब स्टार्ट करे, ठीक है, डिंडीगुल में। तो लेकिन उस टाइम में क्या था, इनका हमारे जो क्षेत्रीय राजा लोग थे, ये जो लोकल, उनका भी आपस में विवाद चल रहा था। इनका विवाद चल रहा था मराठा से। तो ये माधवराव सिंधिया से, जो माधवराव थे, उनसे 3 बार पराजित हुए थे, 64, 66, 71 में, ठीक है। और उस टाइम क्या चाह रहे थे ब्रिटिश, इसी समय में ये लोग क्या करना चाह रहे थे, ये जो नॉर्दर्न सरकार होता है ना, जैसे इंडिया का मैप अगर बोले रफली ऐसे, तो ये जो बंगाल से लेके मद्रास तक का जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, है ना,
ऊपर। तो यहाँ पे ये लोग क्या करना चाहते थे कि इस क्षेत्र पे तो इनका अधिकार था ही, आपने देखा मसूलीपट्टनम इन सब और मद्रास में तो थे ही। इसको ये रेंट में देख के ना अपना जो लोकल शासक थे जैसे निज़ाम है, इन लोगों से किराया वसूलना चाहते थे, ठीक है? तो इस टाइप की सिचुएशन था। और तीसरा पृष्ठभूमि का सब्जेक्ट है कि हैदर अली और जो आरकट जो कि कर्नाटक है, उसके नवाब के बीच क्षेत्रीय विवाद, वही फिर से कि इस पे हमारा अधिकार है, ये सब। तो इस सिनारियो में सिचुएशन क्या होता है, ये आपका ब्रिटिश और मैसूर के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, किसके लिए? अपने विस्तार के लिए। तो शुरुआत में जो अपना निज़ाम था, कौन? ये था हैदर अली है, उसके खिलाफ गठबंधन बना रहता है, किसका? ये हो गया आपके निज़ाम, 2 मिनट रुक जाइए। निज़ाम एक साइड है, ठीक है, प्लस आपके मराठा और ब्रिटिश, ठीक है। ये तीनों एक साथ हैं, किसके अगेंस्ट? हैदर अली के, कि भाई हैदर बहुत शक्तिशाली हो रहा है तो इसको हराना है। क्योंकि देखो आपके जो मराठा और निज़ाम भी उसके शत्रु थे, ठीक है, तो उन्होंने बोला चलो ब्रिटिश की मदद से इसको हराया जाए। लेकिन हैदर अली बहुत तेज था, तो उसने क्या किया, निज़ाम को कुछ क्षेत्रों के साथ समझौता कर लिया कि भाई चलो इसमें हम लोग अपने क्षेत्राधिकार शेयर कर लेंगे। मराठा को कुछ भुगतान देके फिर अपने साइड मिला लिया। तो बच गए ब्रिटिश, तो ब्रिटिश हो गए अकेले, उनको उन्होंने हरा दिया। तो युद्ध का परिणाम ये हुआ कि हैदर ने मद्रास पर हमला किया। पहले इसको पढ़ लेते हैं कि शुरू में निज़ाम, मराठा और ब्रिटिश हैदर के खिलाफ गठबंधन में थे, ये तीनों एक साथ थे हैदर के खिलाफ। हैदर ने कूटनीतिक रूप से निज़ाम और मराठों के साथ शांति स्थापित की, जैसे मैंने बताया। मराठों को तटस्थ करने के लिए कुछ कैश दे दिया, भुगतान किया, और निज़ाम के साथ क्षेत्र साझा करने का वादा किया। तो अब दोनों जो अंग्रेज के साथ थे वो हैदर के साथ हो गए। फिर युद्ध का परिणाम क्या हुआ, अब अंग्रेज अकेले हो गए। अच्छा एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ, तो अब क्या हो जाता है, हैदर आपका अकेला हो जाता है, ठीक है। सॉरी, हैदर बोलता हूँ मैं, ब्रिटिश अकेले हो जाते हैं तो हैदर उनको हरा देता है, ठीक है। यहाँ पे आए थे हम लोग, सॉरी ये बंद हो गया था। हाँ, तो यहाँ पे तो युद्ध का परिणाम क्या होता है, पहले आंग्ल मैसूर का, कि हैदर ने मद्रास पर हमला कर दिया क्योंकि मद्रास पे आपके अंग्रेजों का अधिकार था। तो ब्रिटिश को फिर मद्रास की संधि के लिए विवश किया। तो इस संधि में क्या हुआ, दो चीजें हुई। पहला तो ये हुआ कि संधि में कैदियों के आदान प्रदान और आपसी विजयों की वापसी का प्रावधान था। मतलब जो क्षेत्र पे एक दूसरे का अधिकार किए थे ब्रिटिश और ये मैसूर, उन्होंने वादा किया कि हम लोग वापस करेंगे। दूसरा था जो कैदी थे उनके सैन्य, उनको वापस किया एक दूसरे का, चलो आपके वापस, हमारे वापस करो। और लास्ट में ब्रिटिश ने वादा किया कि कभी भी अगर भविष्य में हैदर अली के खिलाफ कोई जो राज्य है हमला करता है, कोई भी शक्ति हमला करता है, तो हम साथ देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से संधि हुई, किसका? मद्रास की संधि, जो मैंने आपको याद दिलाया था कि एम मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम। तो मद्रास की संधि हो चुकी है और उसमें अपने क्षेत्र वापस कर दिए अपने अपने जो जीते थे दूसरे का। और दूसरा, अंग्रेजों ने वादा किया है कि भाई हम आपका साथ देंगे अगर कोई भी विरोधी शक्ति जैसे कि मराठा या फिर निज़ाम आपको वो करेंगे, हमला करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, हैदर ने फिर दूसरा आंग्ल मैसूर होता है, तो उसका कारण ये था कि जो अंग्रेजों ने वादा किया था कि कभी भी आपके खिलाफ कुछ शक्तियां आक्रमण करेंगी तो हम साथ देंगे, तो उन्होंने अपना वादा निभाया नहीं। तो कारण वही था कि हैदर ने मराठों के हमलों के दौरान मदद ना करने के लिए ब्रिटिश पर मद्रास की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। मद्रास की संधि में यही तो हुआ था कि अगर मराठा हम पे, मतलब मैसूर पे हमला करेगा तो ब्रिटिश साथ देंगे, लेकिन ब्रिटिश तो साथ दिए ही नहीं। तो इसके कारण हैदर ने उन पे आरोप लगाया कि भाई आपने मद्रास की संधि का उल्लंघन किया था। और दूसरा था, इनको अवसर भी चाहिए था, किनको? मैसूर को, कि जो ब्रिटिश ने क्या किया था, माहे पे कंट्रोल किया था। माहे कहाँ पे है? मालाबार तट पे है ना। ये है पौंडीचेरी का पार्ट प्रशासनिक तौर पे, बट जियोग्राफिकली वो इधर है आपके मैसूर साइड, ठीक है। तो ब्रिटिश पर माहे पर कब्जा करने से बदला लेने का अवसर भी चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं माहे किसके कंट्रोल में था? पौंडीचेरी, ये था फ्रेंच के कंट्रोल में। और फ्रेंच लोगों के साथ अच्छे रिलेशन थे, किसके? हैदर के।
तो उसका भी बदला लेना था कि माहे पे अंग्रेजों ने कंट्रोल किया तो बदला लेंगे। तो कुछ प्रमुख घटनाएं हुई। तो पहला हुआ था 1781 में, हैदर ने मराठा और निज़ाम के साथ एक गठबंधन बनाया। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, निज़ाम और मराठों के साथ इसने अंग्रेजों के खिलाफ गठबंधन बना लिया शुरुआत में। बाद में ये मराठा और जो निज़ाम है वो पलटी मार लिए। ठीक है, तो हुआ क्या, वारेन हस्टिंग ने गुंटूर के साथ निज़ाम को रिश्वत दी, है ना। अभी खेल में क्या हो रहा है, मराठा निज़ाम, निज़ाम कहाँ वाले, हैदराबाद वाले, मराठा तो समझिए, प्लस आपका ये मैसूर, ये अगेंस्ट हैं किसके, ब्रिटिश के। ठीक है, अब यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग ने खेल कर दिया कि गुंटूर के साथ निज़ाम को रिश्वत दी, इसको अपने साइड मिला लिया अंग्रेजों ने। उसके बाद क्या हुआ, आयरकुट ने पोर्टो नोवो में हैदर को हराया। निज़ाम भी मराठाओं को भी अलग कर दिया उन लोगों ने। तो अल्टीमेटली आयरकुट जो उस टाइम आपका ये था, शासक था ब्रिटिश का, मतलब सेनापति, ने पोर्टो नोवो में आपके हैदर को हराया और मद्रास को बचाया। 1782 इसी युद्ध में आपके कैंसर से मृत्यु हो गई थी हैदर की। ठीक है, इस युद्ध के दौरान। तो जब ये हैदर की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र जो टीपू थे वो युद्ध में शामिल हुए और उन्होंने उसको जारी रखा। ठीक है, इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि मैंगलोर की संधि करनी पड़ी 1784 में, और समान स्तर पर हस्ताक्षरित अंतिम ब्रिटिश भारतीय संधि हुई। मतलब ये लेवल प्लेइंग फील्ड था। अब तक क्या चल रहा था कि हमारे कुछ शासक थे, वो उनका पावर और ब्रिटिश पावर लगभग सेम है, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, एकाधिकार हो गया, ब्रिटिश लोग हावी हो गए, है ना। दोनों पक्षों में युद्ध पूर्व स्थिति में भूमि लौटाने पर सहमति व्यक्त हुई और किसी भी पक्ष के लिए कोई ठोस लाभ नहीं हुआ। तो ये जो पहला युद्ध था उसमें हैदर की जीत हुई थी, मैसूर जीता था। ये जो था इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया, मतलब नो रिजल्ट, है ना। इन्होंने वही किया कि युद्ध के पहले जो स्टेटस था, स्टेटस को कर लिए कि जैसी स्थिति थी वैसी बनी रहेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैंगलोर की संधि। अब आते हैं तीसरा युद्ध। तो तीसरा युद्ध हुआ था आपका 1789 से 92 के बीच। तो इसका बैकग्राउंड क्या था वो देख लीजिए कि टीपू और त्रवणकोर कहाँ पे, केरला साइड में, राज्य के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। त्रवणकोर ने कोचीन राज्य में डच से जल कोट्टल और कन्नौर खरीदा। चूंकि कोचीन टीपू का वो था, राज्य था, मतलब उस वहां पे कंट्रोल करता था, फ्यूडिशरी राज्य था। उन्होंने इसे अपने संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन माना। ठीक है, तो 1789 में टीपू ने ब्रिटिश सहयोगी त्रवणकोर पर आक्रमण किया। कहने का मतलब ये है कि त्रवणकोर में अंग्रेज लोग अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे। ठीक है, लेकिन जो ये है टीपू का क्षेत्र था कोचीन। ठीक है, तो उसने सोचा कि भाई ये तो मेरे एरिया में अंग्रेज लोग अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए फिर उसने अपना 1789 में त्रवणकोर पर आक्रमण किया। और इस युद्ध के परिणाम क्या हुए, 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया था, ने चतुर कूटनीति के माध्यम से टीपू को अलग थलग कर दिया, मराठों, निजाम और त्रवणकोर और कुर्ग के शासकों को अपने पक्ष में रख लिया। तो जितने भी विरोधी थे आपके निजाम के, सॉरी मैसूर के, टीपू के, उन सबको ब्रिटिश ने अपने साइड मिला लिया। ठीक है, वैसे भी आप देख रहे हो मराठों, निजाम, त्रवणकोर, इनके साथ तो इनका लफड़ा चल ही रहा था, है ना। तो सब अगेंस्ट आ गए टीपू के। मैसूर के लिए एक प्रचंड हार का परिणाम था। युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के समाप्त हुआ और टीपू ने अपने आधे राज्य को कंपनी को सौंप दिया, है ना। इतनी बुरी तरीके से हारा कि आधा राज्य कंपनी को सौंपना पड़ा और हर्जाने के रूप में 330 लाख रुपए का भी भुगतान करना पड़ा। मतलब पूरी तरह अलग थलग हो गया आपका टीपू सुल्तान आंग्ल मैसूर के युद्ध में। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा। फिर चतुर्थ पे आते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। तो ऑलमोस्ट यार देखो, टीपू सुल्तान कमजोर हो चुका था, तो इसको मान के चलिए नाम मात्र के लिए है। तो इसका कारण ये था कि मैसूर का फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन। अब क्या हुआ, जो कमजोर टीपू था वो थोड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश किया। फ्रांसीसियों के साथ उसके रिलेशन अच्छे थे, तो थोड़े बहुत अपने आप को मजबूत करने के लिए उसने कुछ गठबंधन बनाने की कोशिश करी। और ये चीज़ को कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश है, उनको लगा ये बहुत खतरा है हमारे लिए। तो उन्होंने क्या करा, प्लान किया कि टीपू सुल्तान की शक्ति को पूरी तरह समाप्त करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन निज़ाम और मराठों ने उत्तर से आक्रमण किया। आर्थर वेलेस्ली जो उस टाइम ये थे, बाद में वो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कहलाए,
आर्थर आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाएं दक्षिण से आगे बढ़ी, क्योंकि वो साउथ में ही थे ना, इधर ऊपर से ये लोग आए, नीचे से ये लोग गए, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो मद्रास में भी थे। और 1799 में ब्रिटिश ने श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की और युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान मारे गए, जिससे मैसूर का प्रतिरोध खत्म हो गया। ठीक है, तो इन 4 युद्धों के माध्यम से आपके मैसूर राज्य का जो प्रतिरोध था ब्रिटिश एक्सपांशन के खिलाफ, वो समाप्त होता है। आपको याद क्या रखना है चारों में, मैं अगर इन रिवाइज करूँ तो जो संधि हुई थी, पहले में मद्रास, दूसरे में मैंगलोर, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम। युद्ध के टाइमलाइन याद रखिएगा, 1769 से 67 से 69, ठीक है, 80 से 84। पहले पेज को ही आप याद रखिएगा, ये वाले को, ठीक है, ये वाले को, हाँ इसको याद रखिएगा, 80 से 84, तीसरा 89 से 92 और तीसरा चौथा 1799। उसमें संधि कौन सी हुई थी वो याद रखिएगा। हैदर की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी ये पूछते हैं तो याद रखिएगा, सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध में हुआ था 1982 में। और बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिटिश का एक्सपांशन जारी है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर के परिणाम हम लोग देख लेते हैं। मैसूर के अधिकांश क्षेत्र को ब्रिटिश निज़ाम और मराठों द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया। मैसूर और श्रीरंगपट्टनम के आसपास का जो क्षेत्र था, आसपास के शेष मुख्य क्षेत्र वोडियर राजवंश को लौटा दिए गए। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के लिए फ्रांसीसी खतरे का पूर्ण उन्मूलन हो गया, क्योंकि जो फ्रांसीसी थे ना वो भी प्रॉक्सी के रूप में इसको साथ दे रहे थे टीपू और हैदर को। दक्षिण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत हुआ। इनकी विरासत यह है कि दक्षिण में महत्वपूर्ण भारतीय प्रतिरोध युग का अंत हुआ, जैसे ही आपके मैसूर का अंत हुआ। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश विस्तार के सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी के रूप में याद किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी लेगेसी है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा आंग्ल मैसूर जो चारों युद्ध हैं वो समाप्त हो गए हैं। मैं आता हूँ तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एंग्लो मैसूर वॉर था वो खत्म हुआ है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रीजनल जो साम्राज्य उस टाइम बहुत पावरफुल था वो था मराठा, है ना। पहले मराठाओं के साथ इन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया ताकि मैसूर को हरा सकें, लेकिन अब मराठा भी इनकी अंग्रेज़ों की आंखों में खटकने लग गए। तो फिर 3 वॉर होते हैं, है ना, आंग्ल मराठा 1 2 3। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले क्या है, कुछ स्लाइड में बहुत सारे ये दिए गए हैं बैकग्राउंड, तो मैं उस बैकग्राउंड को समझा देता हूँ। उसके बाद से सीधा हम लोग क्या बोलते हैं पहले वॉर पे जाएंगे। तो स्लाइड में दिया है सारा डिटेल, आप एक बार पढ़ लेना, लेकिन उसका रिलेवेंस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मराठाओं में आपने देखा होगा 2 टाइप के स्ट्रक्चर थे। एक तो थे एक्चुअल मराठा रूलर, उसके बाद जो पेशवा थे वो लोग टेक ओवर कर लिए जब मराठा जो वंश थे कमज़ोर हुए, है ना, मतलब लेकिन थे तो मराठा ही। तो जैसे कि आपने देखा शिवाजी का, ठीक है, शिवाजी के बाद किसने शासन संभाला था? संभाजी ने, ठीक है। संभाजी को 1689 में औरंगजेब के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इनके जो बेटे थे ना उनका नाम था शाहू जी महाराज, ठीक है, मतलब शिवाजी के पोते थे ये। तो शाहू जी को क्या किया, कैद कर लिया। तो 1689 से 1707 तक वो जेल में रहे। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इनको आज़ाद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इस गैप में क्या हुआ, 89 से इस टाइम में क्या हुआ, राजा राम कौन थे? संभाजी के भाई थे, ठीक है। उनके बाद फिर संभाजी के जो भाई थे राजा राम, उन्होंने एज अ राजा नहीं, उन्होंने बोला कि मैं प्रतिनिधि के तौर पे ही काम कर रहा हूँ, है ना। लेकिन जब राजा जी की मृत्यु हुई, राजा राम की मृत्यु हुई, तो जो ताराबाई थी, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं एक मिनट, ताराबाई थी जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने ये बोला कि भाई इसके बाद मेरा बेटा जो शिवाजी 2 है वो रूल करेगा। अब फिर मामला यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो गया, क्यों? क्योंकि साहू जी महाराज बाहर आए और ताराबाई जो थी उनके साथ सत्ता का संघर्ष हुआ। वही पारिवारिक विवाद, चाची जी के साथ इनका विवाद हुआ। तो साहू जी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ का रोल आता है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। तो ये शाहू जी के महाराज के बिहाफ में ताराबाई को हराते हैं। साहू जी विजयी होते हैं, ठीक है। ताराबाई को एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है।
अब क्या हो जाता है, साहू जी के टाइम से ना पेशवा ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, प्रभावशाली, है ना? तो बालाजी विश्वनाथ थे, उनके बाद उनकी मृत्यु के बाद होता है आता है एंट्री आपके बाजीराव का, है ना? आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी देखी ना, वो वही है बाजीराव प्रथम, ठीक है? तो नहीं देखे होंगे तो वो सीन याद देखे होंगे तो यूट्यूब में वो सीन याद करिए, जिसमें वो फिर रणवीर सिंह आता है ना अपना इंट्रोडक्शन देने कि तो उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो ये बनते हैं बाजीराव प्रथम, ठीक है? ये भी काफ़ी अच्छे युद्ध कला में थे, काफ़ी एक्सपांशन किया। फिर इनके बाद इनका पुत्र आता है ये बालाजी बाजीराव। सब चीज़ आपको पीपीटी में दिया है, मैं बस आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ। बालाजी बाजीराव, ठीक है? ये रिलेटिवली ठीक-ठाक थे, मतलब उतना विशेष नहीं थे। लेकिन फिर क्या हुआ था, इन्हीं के टाइम में ही 1761 में अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली जो था, वो आक्रमण करता है भारत पे। और आक्रमण करता है तो क्या होता है, उस टाइम ये अपने बेटे अ, और अपने जो चचेरे भाई सदाशिव राव को भाऊ को भेजते हैं, ठीक है? दोनों की ही मृत्यु होती है 1761 के जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, इस पे भी मूवी बनी है ना? पानीपत करके, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो ऑलमोस्ट मराठा जो वो है साम्राज्य है अ, खत्म होने की कगार पे रहता है 1761, ठीक है? लेकिन बचे-खुचे कुछ थे। तो इनका जो बड़ा पुत्र है वो तो खत्म हो जाता है, विश्वास राव नाम रहता है उनका। अ, हाँ, 1 मिनट देख लेंगे अपन। तो इनका जो बड़ा पुत्र खत्म हो जाता है तो उनका जो छोटा पुत्र है माधव, अ, है ना? उनके माधवराव वो बनते हैं शासक, ठीक है? तो इनके टाइम में ये जो बाजीराव बालाजी बाजीराव है, उनके भाई रघुराम जी हैं, रघुराव, जिनको रघुबा बोलते हैं, इनका भाई था ये, ठीक है? और ये कौन है, इनका बेटा बाजीराव का, क्योंकि बड़ा पुत्र तो युद्ध में मारा गया, है ना? तो इन दोनों के बीच फिर मतलब ये लीड करते हैं माधवराव के बिहाफ में कि भाई वो तो नाबालिग छोटा है तो मैं देखता हूँ करके। लेकिन बाद में ना वो चाहता था कि वो खुद पेशवाई हासिल करे, खुद कंट्रोल करे, ठीक है? तो ये जो रघु राव है ना, वो अंग्रेजों से मिल जाते हैं, ठीक है? तो फिर वहाँ पे आपके ये जो आंग्ल मराठा युद्ध है ना, वो वहाँ शुरू होते हैं, ठीक है? तो मैं बस समराइज कर देता हूँ, ये शिवाजी की जो पीढ़ी थी वो चल रही थी। साहू जी महाराज जो कि शिवाजी के पौत्र थे, उनके टाइम से आपके पेशवा लोग शक्तिशाली हो गए, वो एक्चुअल लीडर बने, मतलब साम्राज्य को संभालने वाले वो लोग थे। लेकिन जैसे होता है नॉमिनल हेड वाले टाइप का, तो नाम मात्र के, रियल एग्जीक्यूशन ये कर रहे थे। तो बालाजी विश्वनाथ, उनके बाद बाजीराव आए, बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव आए जो उनके पुत्र थे। और जब ये इनके टाइम में ही अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया पानीपत पे, तो इन्होंने अपने पुत्र को भेजा था और वो भी गए थे, इनके चचेरे भाई, दोनों की मृत्यु होती है। अब और उसके बाद जैसे ही बाजीराव की मृत्यु होती है तो माधवराव जो मतलब नाबालिग ही थे, वो संभालते हैं सत्ता। चूँकि छोटे थे तो उनके चाचा रघुबा, है ना? जो कि बाजीराव के भाई हैं, वो उनकी देख-रेख करते हैं, संरक्षण में रहता है। बट जैसा आप देख रहे हो हर जगह वही कहानी ना, हर किसी को लालसा रहती है कि भई वो राजा बने, तो फिर ये अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये एक्चुअली बैकग्राउंड है। तो यही चीज़ें हैं, मैं क्विकली दिखा देता हूँ आपको, आपको पढ़ लेना है। इसको मैंने क्विकली क्यों भगाया, क्योंकि उसका ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मैं बहुत बार कन्फ्यूज़ हुआ करता था जब तैयारी के टाइम कि यार ये मराठा चल रहे थे, अचानक से पेशवा कहाँ से आ गए, ठीक है? तो वही बैकग्राउंड था कि जब मराठा कमज़ोर हुए तो पेशवाओं को मिला, मतलब वो सँभालने लग गए साम्राज्य को। ये पेशवाई जो विकास है, वही चीज़ लिखा है कि साहू जी के पोते ने के टाइम से। तो बालाजी विश्वनाथ के बारे में बताया, पेशवा थे साहू जी के, जो बाद में रूलर बने। उसके बाद बाजीराव, जो आपके मूवी बनी है, ठीक है? तो इनके बारे में तो इनमें ज़्यादा कुछ फैक्ट नहीं है। उनके बाद बालाजी बाजीराव की बात की, तो वो बनते हैं वो भी छोटे थे उस टाइम उम्र में। तो इन्हीं के टाइम में अहमद शाह अब्दाली जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, आए थे, ठीक है? और ये नाबालिग पुत्र विश्वास राव को भेजे थे और सदाशिव भाऊ जो कि उनके बाजीराव बालाजी बाजीराव के भाई थे, है ना? चचेरे, उन दोनों गए थे, तो चाचा-भतीजा बोल दो। और फिर इस युद्ध में बुरी तरीके से हार होती है मराठाओं की, ठीक है? और हाँ, इसका महत्व वही चीज़ हुआ, मराठाओं का नुकसान हुआ, अफ़गान को लाभ हुआ, शक्ति शून्य हो गई कहाँ पे?
यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। तो इतना था, ठीक है। अब मैं आंग्ल मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा में जाने से पहले एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, और चूंकि जिस टाइप से लोग सीजीपीएससी में कॉपी कर रहे हैं यूपीएससी को, ये चांस बनता है। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा आंसर, कि पानीपत में ही इतने युद्ध क्यों हुए थे। आप देखियो ना, कहाँ पे है पानीपत, हरियाणा में है, ठीक है। तो ये जैसे एरिया है, तो यहाँ वाले ये जो इस एरिया में क्यों युद्ध हुए थे मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको 4-5 आंसर देने हैं। तो पहला तो ये था कि राजनीतिक स्थान था। पानीपत कहाँ स्थित है, आपके ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनवाया था ना आपके शेर शाह ने, जो कि आपके बांग्लादेश में जो है अफगानिस्तान तक जाता है, वो ग्रैंड ट्रंक रोड वहाँ स्थित है, जो दिल्ली को उत्तरी क्षेत्रों से जोड़ने का मुख्य मार्ग है। और दिल्ली तो राजधानी है। भौगोलिक लाभ क्या है, समतल है, तो यहाँ पे क्या है, खुले मैदान है। तो खुले मैदान बड़े पैमाने पर घुड़सवार युद्धों के लिए आदर्श भूमि है। तो एक मतलब अच्छा वार ग्राउंड था, है ना, बैटल फील्ड था। तीसरा था, दिल्ली का प्रवेश द्वार यही है। बाहर से कोई आदमी आएगा तो कहाँ से आएगा, ये तो पहाड़ी इलाका है ये वाला। यही एक इलाका है जहाँ से एंट्री मार सकते हैं, बाकी तो समुद्री इलाके थे। ठीक है। तो ये 3-4 रीज़न बताइएगा। और उसका ऐतिहासिक महत्व फिर वही है कि पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। सेकंड हुआ था अकबर बनाम हेमू, आप लोग को याद है ये। और तीसरा हुआ था 1761 में, जो अभी डिस्कस किए, मराठा वर्सेस अहमद साहब दाली, ठीक है। तो ये था कि वो जो लोकेशन था ना, स्ट्रेटेजिकली बहुत वो था, क्या बोलूँ, इम्पोर्टेंट था जहाँ, इसीलिए आपका पानीपत के तीनों युद्ध वहाँ पे हुए, ठीक है। ये माधवराव सिंधिया, तो वही चीज़ जो मैंने बताया, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ से आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होगा। 1761 में अपने पिता बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद 17 वर्षीय माधव राव पेशवा बने। रघुनाथ राव शुरू में उनके संरक्षक और वास्तविक शासक बने। शक्ति का पुनर्स्थापन, 11 वर्षों की छोटी अवधि में उन्होंने मराठा साम्राज्य के खोए हुए भाग्य को पुनर्स्थापित किया। दिल्ली की राजनीति, 1771 में मराठे शाह आलम को दिल्ली वापस ले आए, जो आपका ये था मुगल शासक था, उसको वापस ले आए दिल्ली में। वो चाह रहे थे कि भाई आप मतलब मराठाओं का वर्चस्व था, तो आप लोग शासन करें, हम लोग आपके साथ देंगे टाइप का। सेकंड यार, क्या हो गया। हाँ जी, सॉरी। तो ये लोग क्या किए, शाह आलम जो था उसको ले आए दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे। और उनको पेंशन, जो उनके पेंशन भोगी बन गए, मतलब उनको पेंशन में रख लिया। लेकिन हो जाता है ना नॉमिनल हेड दिखाने के लिए कि राजा यही है। विरासत, एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी समय से पहले 1772 में उनकी मृत्यु हो गई, सब अल्पकालीन में ही मृत्यु हो गई। आपने छत्तीसगढ़ में भी जब आप मराठा देखते हो तो आपने देखा होगा, परसों जी इन सब की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। और किताबों में जो लिखा गया है वो ये है कि अ, जो आपसी मतभेद थे पारिवारिक ना, उनके चलते ही जहर दे दिया जाता था, या फिर जो भी स्लो डेथ वाली बात है ना। तो ये सब चीज़ें कॉन्स्पिरेंसी वाली बातें आती हैं। तो उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, 1772 में मृत्यु हो गई उनकी, तो उत्तराधिकार का संकट पैदा हुआ। माधवराव की मृत्यु के बाद उनके भाई नारायण राव पेशवा बने, लेकिन उनके चाचा रघुनाथ राव द्वारा एक महल षड्यंत्र में उनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। तो रघुनाथ राव अपना चाल चल रहा है। रीजेंसी काउंसिल, नाना फडणवीस के नेतृत्व में 12 मराठा सरदारों ने नारायण राव के मरणोपरांत पुत्र सवाई माधवराव के लिए एक रीजेंसी काउंसिल का गठन किया, ठीक है। ये है मतलब वो चाह रहे थे कि भाई बाजीराव का जो परिवार है, उसके जो वंशज हैं वही लोग राजा बने। फिर आया ब्रिटिश भागीदारी। तो रघुनाथ ने क्या किया, रघुनाथ ने बॉम्बे में ब्रिटिश से मदद मांगी और सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो सूरत की संधि के बारे में प्रश्न आता है, 1775 में हुआ था, आपको लिखना है पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये था कि रघुनाथ ने सैन्य समर्थन के बदले ब्रिटिश को कुछ क्षेत्र वापस किए। तो ब्रिटिश लोगों को ना ये कुछ क्षेत्र वापस किए उसने, जो मराठाओं ने जीते थे। वो था बेसिन, सलसेट और आपका गुजरात के क्षेत्रों को ब्रिटिश को वापस किया। और ब्रिटिश लोगों ने फिर ये बोला कि भाई चलो हम आपको सैन्य समर्थन देंगे, आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और फिर ब्रिटिश लोग को लगा कि यार ये तो फिर मराठा के एक्चुअल वो नहीं है रिप्रेजेंटेटिव। तो 1776 में क्या हुआ, सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। रघुनाथ राव को पेंशन में भेज दिया गया और अंग्रेजों ने उनका समर्थन छोड़ दिया।
फिर आता है 1782 सालबाई की संधि, इसको याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, सवाई माधवराव जो ये क्या था, नारायण राव के उनके पुत्र जो हैं, किनके, नारायण राव। नारायण राव कौन है, माधवराव के भाई, ठीक है। ये रिश्ते बहुत सारे कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, कहीं पे लिख के याद करिएगा तब कहीं होता है। सवाई माधवराव को पेशवा के रूप में मान्यता दी, ठीक है, और रघुनाथ राव को पेंशन पे भेज दी, और 20 साल के लिए जो मराठा और अंग्रेज है उन्होंने शांति कायम रखेंगे करके संधि करी, ठीक है। तो ये जो सालबाई की संधि है इंपॉर्टेंट है, 1782 में हुआ था, उसके प्रोविजन आप याद रखिएगा, 2 मार्क्स के लिए पूछता है, ठीक है। फिर आता है आपका 20 साल कंप्लीट हो गए, शांति शांति का समय खत्म। फिर आता है, फिर से युद्ध होता है। इस टाइम कारण क्या था, रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बने। लॉर्ड वेलेंसली ने मराठा मामलों में आक्रामक हस्तक्षेप शुरू किया। ये वेलेंसली है ना, वही अपना वो चला रहा था, सहायक संधि है ना, बोल रहा था कि आप अपने दरबार में हमारे सैनिकों को रखो और उनको सैलरी वैलरी सब दो, और हम आपकी दूसरे राजाओं से रक्षा करेंगे, यही तो था। तो आक्रामक हस्तक्षेप शुरू किया। मराठे ब्रिटिश नियंत्रण के बाहर अंतिम प्रमुख भारतीय शासक थे, क्योंकि इसके बाद सिर्फ किनका राज्य हो गया, अंग्रेजों का। फिर 1802 में बेसिन की संधि होती है। तो अक्टूबर 1802 में यशवंत राव होलकर से पराजित होने के बाद बाजीराव द्वितीय ब्रिटिश संरक्षण में भाग गए और बेसिन की संधि हुई, 1802 पर हस्ताक्षर किए, एक सहायक सेना को स्वीकार किया। मतलब बेसिन की संधि की अंग्रेजों के साथ, उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई चलिए हम आपके द्वारा दिए गए सैनिक को अपने राज्य में स्टेशन देंगे, जगह देंगे, और आपके सहायक संधि पे स्वीकार करते हैं। मराठाओं का प्रतिरोध जारी रहा। तो अन्य मराठा सरदार मतलब जो ये होलकर, सिंधिया, अलग अलग गुट बन गए थे ना, वो अपना प्रतिरोध जारी रखे। लेकिन धीरे धीरे करके आप देखोगे सिंधिया, भोसले, सब लोग क्या करते हैं, पहले तो संधि का विरोध किए, ये सहायक संधि का, बट बाद में ना वो खुद भी सहायक संधि के अंदर आ जाते हैं। यशवंत राव होलकर, ये मेरे नाम से है, तो मेरे को इंटरव्यू में पूछे थे कौन था करके। तो यशवंत राव होलकर ने पारंपरिक मराठा रणनीतियों का उपयोग करते हुए जाटों के साथ गठबंधन करके ब्रिटिश सेनाओं को के साथ गतिरोध डाल दिया, है ना। तो यशवंत राव होलकर है वो काफ़ी लंबे टाइम तक लड़े, लेकिन अल्टीमेटली ये जो राजपुर घाट की संधि है ना, उसमें मतलब एक अंग्रेजों को इतना हराया, तो अंग्रेजों ने उनके बहुत सारे क्षेत्र वापस कर दिए, ठीक है। तो ये कुछ कुछ संधियाँ हैं जिनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं आता, बट पढ़ लीजिएगा। देवगांव की संधि 1803, सुरजी अंजन गांव 1803, राजपुर घाट की संधि 1806, ठीक है। भोसले और सिंधिया कंपनी के सहायक मित्र बन गए। मुगल सम्राट कंपनी का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा ब्रिटिश हाथों में कठपुतली बन गया, जैसे आपने देखा कि भाई उसने तो क्या बोलते हैं, संधि कर ली थी ना, तो उनके हिसाब से चलने लग गया। ब्रिटिश नीति में फिर बदलाव देखने को मिला। कंपनी ने निदेशकों को लगा कि आगे विस्तार को रोकने और विनाशकारी खर्च को समाप्त करने का समय आ गया है। वेलेंसली को भारत से वापस बुला लिया गया, क्योंकि यार आप हर जगह अपने सैनिकों को स्टेशन कर रहे हो तो संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है ना। वेलेंसली की विस्तारवादी नीति पर रोक के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वोच्च शक्ति बनी रही। बार बार बंद हो जा रहा है, 2 सेकंड। तो अभी हमारा कौन सा युद्ध खत्म हो गया है, दूसरा युद्ध खत्म हो चुका है ना, मराठा। 2 सेकंड यार, सिख युद्ध में नहीं आए, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो फिर आते हैं तृतीय मराठा युद्ध। तो इसमें भी वही चक्कर था कि 2 कारण थे। पहला, ब्रिटिश लोग का हस्तक्षेप बढ़ रहा था आपके मराठा क्षेत्र में, और दूसरा इनका आपसी विवाद है ना, जो आप यहाँ पे देखते हो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में भी। यह ब्रिटिश प्रभुत्व को उखाड़ फेंकने के लिए मराठों का अंतिम प्रयास था। इस टाइम क्या किया, जो डिफरेंट सरदार थे वो लोग यूनाइट हुए कि भाई अब तो ब्रिटिश लोगों को हराएंगे ही करके। कठोर ब्रिटिश नियंत्रण के खिलाफ मराठा सरदारों का एक संयुक्त मोर्चा संगठित करने में पेशवा के नेतृत्व में अलग अलग जो सरदार थे वो खड़े हुए। लेकिन क्या हुआ, इनमें समन्वय का अभाव था। एक बार फिर मराठे एक सुविचारित और सुनिश्चित कार्य योजना विकसित करने में विफल रहे, और युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो युद्ध प्रारंभ होता है। पेशवा ने नवंबर 1817 में पूना में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला किया। नागपुर के अप्पा साहब का नाम सुन रहे हो, नागपुर के अप्पा साहब ने नागपुर में रेजिडेंसी पर हमला किया।
माधवराव होलकर ने युद्ध की तैयारियां की, लेकिन अल्टीमेटली ये लोग हारते हैं। मराठा संघ को भंग कर दिया गया। ये जब युद्ध में हार गए सारे मराठा, तो पेशवाई का अंत कर दिए और मराठा संघ को भंग कर दिया गया और पेशवा संस्था को समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पद से हटा दिया गया और कानपुर के बिठूर में पेंशन दी गई। ठीक है, किसके बेटे थे आपने देखा? नारायण, इसके क्या था, रघु जी के। सतारा का राज्य निर्माण, सतारा राज्य की निर्माण की गई और शिवाजी के वंशज को दिया गया, जो ब्रिटिश के पूर्ण आश्रित के रूप में शासन करता रहा। मराठा सरदारों का अधिकारीकरण, ठीक है, मतलब इतना कुछ है नहीं। तो अल्टीमेटली क्या चल रहा है? अल्टीमेटली ये चल रहा है कि एक अंग्रेज अधिकारी आता है, लॉर्ड वेलेंसली। वो शुरू करता है अपना क्षेत्र विस्तार और सहायक संधि, है ना, इसी ने ही प्रारंभ कराई और एक-एक करके जो राज्य थे वो उसके अंदर आते गए। तो इसमें से प्रश्न पूछता है कि कौन-सा पहले बना, है ना, और कौन-सा बाद में बना, तो देखते हैं। यह सिद्धांत लॉर्ड वेलेंसली द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल थे। शुरू में उन्होंने रियासतों में गैर हस्तक्षेप की नीति अपनाई, लेकिन बाद में सहायक संधियों के गठन की ओर बढ़े। इस नीति ने भारत में ब्रिटिश विस्तार की प्रमुख भूमिका निभाई। इसके दम पे ही जितने भी राज्य थे वो ब्रिटिश के आश्रित होते गए, है ना, क्योंकि वो उनको सैन्य सेवा प्रदान कर रहे थे। प्रमुख सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको पेपर में पूछा जाता है। भारतीय शासक को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेनाओं को स्वीकार करना होता था और उनके रख रखाव के लिए भुगतान करना होता था, पहला है। दूसरा, शासक अपने राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को स्वीकार करेगा उसके साम्राज्य में। तीसरा, ब्रिटिश अनुमति के बिना अन्य शक्तियों के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगा, है ना। जैसे आपसी में गठबंधन कर लेंगे फिर से ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो इन्होंने प्रावधान रखा कि भाई तुम किसी के साथ भी कोई गठबंधन करोगे तो हमारी अनुमति के बिना नहीं करोगे। ब्रिटिश के अलावा अन्य यूरोपीय लोगों को नियुक्त नहीं करना है, वैसे भी कमज़ोर हो ही गए थे, बट इनका फोकस था कि ये फ्रेंच जो हैं, थोड़े बहुत पुर्तगीज़ हैं, उन लोगों के साथ कोई गठबंधन नहीं चलेगा आपका, मतलब किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं करोगे। अन्य राज्यों के साथ विवादों में ब्रिटिश की मध्यस्थता की स्वीकृति, मतलब मिडिल मैन बन गए। किसी भी राज्य के साथ अगर विवाद होता है तो हम हैं आपका जो समझौता कराएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। बाहरी खतरों और आंतरिक अव्यवस्था से ब्रिटिश संरक्षण मिलेगा उनको। आवश्यक भुगतान करने में विफलता के लिए क्षेत्रीय दंड, मतलब अगर जो फीस देनी है वो नहीं देंगे तो उनको आर्थिक दंड दिया जाएगा। तो ये प्रावधान जो मैंने बताया वो आपके एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, लेकिन मोस्टली वो पूछा जाता है मेंस में, है ना। तो वो आप क्या प्रावधान है याद रखिएगा। सिंपल सा प्रावधान यही है कि अंग्रेज़ों को वहाँ सैनिक रखने का वो है, अधिकार है, जिसकी जो सारी खर्चे हैं वो उठाएँगे और जो भी आपको गठबंधन करना है वो आप ब्रिटिश अनुमति के बिना नहीं कर पाएँगे। कोई भी बाहरी आदमी, यूरोपीय आदमी उनके राज्य में नहीं रहेगा, मतलब उनके दरबार में, और मिडिलमैन रहेंगे किसी भी विवाद में, है ना। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। प्रारंभिक संधियों के बारे में पूछता है कि कौन-सा पहला हुआ है, तो आप याद रखिएगा, शॉर्टकट बना सकते हैं। तो मैंने इसमें मतलब ऐसे ही याद किया था, एचएम टैप करके, टैप पानी रहा ना, तो एचएम तो हैदराबाद, एम से मैसूर, ठीक है, टी से तंजौर, अवध, पेशवा। तो आप कैसे याद करते हो देखिएगा, मेरे को इतने में याद हो गया था तो मैंने और ज़्यादा शॉर्टकट नहीं बनाया। एचएम मतलब मैं इसको हम बोलता था, है ना, और उसको मैं तुम बोलता था, बट ठीक है, तो एचएम टैप करके, ठीक है। तो हम तप कर रहे हैं, ऐसा कुछ याद कर लीजिए। एचएम, है ना, एच से हैदराबाद, एम से मैसूर, तप जो तपस्या करते हैं, त से तंजौर, ए से अवध और पी से पेशवा। ये याद रख सकते हैं। पहला 98, एच है जो 98, एम और टी है 99, मतलब मैसूर और तंजौर, और ये दोनों थे 1801 में। फिर बाकी कब हुए? जो सेकंड मराठा युद्ध हुए उस टाइम भोसले लोगों ने 1803 में, सिंधिया लोगों ने 1804 में, सबसे लास्ट में होलकर लोग का आता है, तो भोसले और ये तुम इनके साथ मिल गए। तृतीय जो युद्ध हुआ 1818 में, तो जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, ठीक है। इसको याद किया था मैंने, जे जोज, इसको जोज मतलब जैसे जो होता है ना छत्तीसगढ़ी में जोजवा टाइप का, तो वैसे ही जोजबाज टाइप का। जो जे से जोधपुर, जे से जयपुर, बी से भरतपुर, ठीक है। तो जो भी शॉर्टकट आपको अच्छा लगता है याद कर लीजिएगा, मेरे को जो याद रहता है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इस पे क्वेश्चन है
क्या बोलते हैं सहायक संधि से, तो वो देख लेते हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लॉर्ड वेलेंसली द्वारा सहायक संधि प्रणाली पर 2 मिनट लागू नहीं होता। तो पहला है संगठन गठबंधन करने वाले भारतीय शासक मतलब राज्य के शासक को अपने दरबार में एक स्थायी ब्रिटिश रेजिडेंट को स्वीकार करने के लिए मंजूर किया गया था। ये तो सही है। गठबंधन करने वाले भारतीय शासक के राज्य के शासक को अपनी सेवा से सभी फ्रांसीसी विशेषज्ञों को बर्खास्त करने के लिए मजबूर किया गया। ये भी सही है। गठबंधन करने वाले भारतीय शासक राज्य के शासक को अपने क्षेत्र के भीतर ब्रिटिश सैनिकों का एक दल प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए मजबूर किया गया। ये भी सही है। गठबंधन करने वाले भारतीय राज्य के शासक को अपने क्षेत्र का एक हिस्सा ब्रिटिश को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। तो ये गलत है ना भाई, कोई भी हिस्सा सौंपने के लिए नहीं बोला गया, बस वो अधीनस्थ हो गए थे, मतलब है ना, सारा राज्य उन पे डिपेंड कर गया था। वो अपनी खुद की सेना नहीं रख सकते थे, तो अंग्रेजों की सेना रख रहे हैं, तो डिपेंडेंट तो हो ही गए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि ये गलत है ना। और हाँ, तो यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे फिर, एक 30 मिनट का और वीडियो बनाता हूँ। सिख लोगों ने कैसे विद्रोह किया, कैसे क्या बोलते हैं प्रतिरोध स्थापित किया, और उसके बाद फिर जो मेंस के क्वेश्चन है उसको करते हैं। ठीक है, थैंक यू।